प्लीज माननीय तो सदस्य। हमीरपुर के तो निकाल दे उनको। भाभी जी जरा सुक्खू जी को बता देना, चौधरी साहब अपोज कर रहे थे हमीरपुरियों को। हमीरपुर के तो बहू भी आ गई तो क्या करें, निकाल दे उनको घर से। अलग बात नहीं होती, गड्डी का फेंको ट्रैक पर चलनी। फिर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप बड़ी बात करें। आपको ज्यादा आइडिया होगा। आप हमीरपुर के बोल रहे हैं तो हमीरपुर के तो चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो उनको क्या निकाल दे यहां से। आप बोल रहे हैं हमीरपुर के, हटा दो चीफ मिनिस्टर को अपने को। फिर आप इतने सीनियर आदमी होकर के चौधरी साहब हमेशा राजनीतिक बात करते हैं। हम आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, और लास्ट टर्म है आपका, तो प्रेरणा देकर के जाओ आप नए बच्चों को। तो इसलिए ज्यादा पंगे में मत पड़ो। अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री सतपाल सत्ती जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुखराम चौधरी जी ने एक बहुत ही जरूरी विषय के ऊपर अपना संकल्प लेकर के आए हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में किस गवर्नमेंट में क्या हुआ, किस पॉलिसी में क्या है, उसके बारे में न ज़्यादा बातचीत करते हुए इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं हमें बनाना चाहिए, जैसा माननीय सदस्य किशोरी लाल जी कह रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि आजकल जितने भी लड़के लड़कियां इसमें काम कर रहे हैं वो वेल एजुकेटेड लड़के लड़कियां हैं। बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन, बहुत अच्छी मेरिट उन लोगों की है। और अगर आप लोग देखेंगे, कहीं फीडबैक लेंगे, तो आपके ध्यान में आएगा कि दफ्तरों के अंदर सबसे ज़्यादा काम करने वाले भी यही लोग हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनका शौक भी है और उनकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है। और लेकिन जिस तरह से लोगों के माननीय सभापति महोदय अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मुझे लगता है कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं ये भी एक, क्योंकि जब हमने उनको चुना है तो वो हमें कर्मचारी देते हैं समय पर। एक तो इनकी तनख्वाह नहीं मिलती है और काफी ज्यादा पैसा, कई बार तो हमारे सुनने को आता है कि 4-5 हजार रुपया भी इनका काट लिया जाता है, और 3-3 महीने इनके पैसे अपने पास वो रखते हैं। इसका ब्याज खाते होंगे, क्या करते होंगे, मैं ये नहीं बोलता, क्योंकि आउटसोर्सिंग एजेंसी का भी क्या सिस्टम है वो लोग जानते होंगे, मैं उस पर भी आलोचना नहीं करना चाहता। जब हमने उनको चुना है तो वो हमें कर्मचारी देते हैं। हाँ जी, नहीं अब हमें आइडिया नहीं जी कहाँ से है। आपको ज्यादा आइडिया होगा। जनार्था एंड कंपनी कहाँ की है मुझे नहीं पता, वो हमीरपुर के हैं या शिमला के हैं, आपको ज्यादा आइडिया होगा। आप हमीरपुर के बोल रहे हैं तो हमीरपुर के तो चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो उनको क्या निकाल दें यहाँ से। आप बोल रहे हैं हमीरपुर के, हटा दो चीफ मिनिस्टर को अपने को। फिर आप इतने सीनियर आदमी होकर के चौधरी साहब हमेशा राजनीतिक बात करते हैं। हम आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, और लास्ट टर्म है आपका, तो प्रेरणा दे करके जाओ आप नए बच्चों को। तो इसलिए ज्यादा पंगे में मत पड़ो। प्लीज माननीय सदस्य। तो हमीरपुर के तो निकाल दे उनको। भाभी जी जरा सुक्खू जी को बता देना, चौधरी साहब अपोज कर रहे थे हमीरपुरियों को। हमीरपुर के तो बहू भी आ गई तो क्या करें, निकाल दे उनको घर से। अलग बात नहीं होती, गड्डी का फेंको ट्रैक पर चलनी। फिर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप बड़ी बात करें। आप खुली बात करें, आप भी अपना विचार दें। मुझे लगता है बीच में, इस उम्र में जाकर के आप बीच में बोलेंगे तो हर्षवर्धन चौहान जी थोड़ा, मैं कोई राजनीतिक बात कर ही नहीं रहा हूं। मंत्री महोदय मैं बात कर ही नहीं। आप सुखराम जी बोल रहे थे, आप तब भी बैठे बैठे बोली जा रहे थे। मेरा तो निवेदन ये है कि ऐसे व्यवस्थाओं के ऊपर से समाज का, जिसको कहते हैं, विश्वास उठ जाता है, जब बिना मेरिट से, बिना रिजर्वेशन से, बिना किसी चीज से किसी को नौकरी मिलती है। वो चाहे हम करते होंगे चाहे आप करते होंगे। उसमें आप अभी माननीय किशोरी लाल जी ने बोला कि जितने भी कोरोना काल में लोग रखे गए वो सब बीजेपी के। ऐसे कैसे, ऐसे कोई चीज संभव हो सकती है? आप कल्पना कर सकते हैं? अब ऐसे हो सकते हैं हम तो विषय उठा रहे हैं कि उनको क्यों निकाला बेचारों को। अनुभवी थे, हेल्थ के सिस्टम में वो काम कर रहे थे। हम लोग जहां बैठ करके ना, कई बार आदमी को, जैसे ट्रक ड्राइवर को छोटी गाड़ी ध्यान में नहीं आती ना, 5 फुट ऊंचा होता है, उसका किसी में भी बच जाए तो उसको कुछ होता ही नहीं है, सारे नीचे वाले मरते हैं। कार वाला है, टेम्पू वाला है, कोई भी है। अब टिप्पर आ गए हैं, वो ट्रक वाले को भी नहीं मानते हैं। ऐसे कई बार राजनीतिज्ञ और अफसरशाही भी ये मानती है कि हम बड़े बड़े हैं। आप कल्पना करो, हजारों लड़के लड़कियां कितनी बड़ी क्वालिफिकेशन लेकर के घरों के अंदर, आपके परिवारों के अंदर भी बैठे हुए हैं, हमारे परिवारों के अंदर भी है। अब उनको हम लोग 12,000 रुपया दे रहे हैं। 12,000 रुपया तो बद्दी रोटी वाला में फैक्ट्री वाले दे रहे हैं लेबर वालों को।
मैं अपनी गवर्नमेंट का मैं नहीं कहता, हमारे टाइम भी ये सारी चीज चलती रही, आपके टाइम पर फिर आप बोल जा रहे हैं। मैं तो चाचा जी कुछ बोल ही नहीं रहा प्लीज हूँ, आप प्लीज फिर मान्य सर आप प्लीज ऐसे आप पच्चर कंटिन्यू जा करें रहे हैं प्लीज। फिर फालतू में। तो उसमें मेरा तो निवेदन ये है कि उन लोगों की, ठीक है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अभी उसमें बढ़ोतरी की है, शायद 1,500-2 हजार रुपए की बढ़ोतरी की है, लेकिन 12,500 रुपए में क्या होगा उसका। मेरा ये मानना है कोई भी गवर्नमेंट है, कोई ऐसे पक्ष है जिनको तो हम लोग ओवरलोड ही चलाई जा रहे हैं, ऐसे पक्ष है, मैं उसमें बोलना नहीं चाहता हूं, आपने भी ओवरलोडिंग की है, ठीक है ना। और उन लोगों के पास तो इतना पैसा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और कई ये 12-12, 12,500 हजार रुपए में आपके बच्चे को तनख्वाह देगा कि आप उसकी शादियां रोक गई हैं लोगों के गांवों के अंदर। वो बीजेपी कांग्रेस में नहीं, उसमें मत तो लो आप उनमें। आपने किसी को बेटी देनी है तो आप भी देखते हैं कि उसका कोई बिजनेस है या उसका कोई नौकरी है। 12,000 अगर नौकरी बेचारे ने की हुई एमसीए है, की हुई एमटेक है, की हुई एमए है, इंग्लिश एमए है, उसको बेचारे को हम क्लर्क लगा रहे हैं और हम लोग 12,000 रुपया दे रहे हैं। सबसे ज्यादा काम भी वही कर रहा है, सबसे ज्यादा ट्रेंड भी वही है और सबसे ज्यादा देर दफ्तर में भी वही बैठता है। तो इसलिए सभापति महोदय मेरा इसमें हर चीज में हम लोग राजनीति करते हैं, बजट में बोलते रहे, हम लोग गवर्नर साहब के अभिभाषण पे बोलते रहे, लेकिन जब मुझे लगता पॉलिसी मैटर हो तो कम से कम किसी कमरे के अंदर बैठ करके हमें निर्णय लेकर के उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करनी चाहिए हम लोगों को, उसमें नहीं ज्यादा चक्कर में जाना चाहिए। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि इसमें या तो इस व्यवस्था को ही बंद करो, ये शोषण वाली व्यवस्था है, ये बिल्कुल लोगों के शोषण है इसमें। और उसके साथ साथ समय पर कम से कम उनके पैसे जरूर पड़े, हर महीने उनको भी आस होती है कि उनको कम से कम 12,000 मिल रहा, तो 12,000 उनको समय पर तो मिले। अब बेचारे एजेंसी वाले कई बार हम उनको कई बार बोलते हैं भाई साहब आपके पास एक व्यक्ति लगा हुआ है, इसका पैसा क्यों नहीं मिल रहा। वो कहते हैं जी मैंने तो 2 तनख्वाहें अपनी दे दी, अब पिछली तीसरी तनख्वाह देने को मेरे को पैसे नहीं है, मेरे को तो पहले 4 महीने से पैसा नहीं पड़ा हुआ। ऐसी भी स्थिति है, ठेकेदार भी परेशान है इसमें, सिर्फ आपके परेशान नहीं है। हम जब प्राइवेट फैक्ट्रियों में, नेस्ले जैसी फैक्ट्री में हम लोग फोन करते हैं कि भैया 3 महीने से इसको तनख्वाह नहीं मिली, तो वो बोलते हैं कि मेरी खाते में तो पड़े नहीं सारे, पहले 2 महीने का तो मैंने अपनी तरफ से दिया इन बच्चों को। मैं जानता हूं कि ये बेचारे कितने गरीब लोग हैं। तो उसके नाते हमारा ये मानना है कि इसके अंदर सुधार करो और सुधार के साथ साथ इसमें नए नियम बनाओ। हम हरियाणा की बात नहीं करते, आपको लगता होगा हरियाणा ने, मुझे लगता है कई बार हम हर चीज में राजनीति में चले जाते हैं। हरियाणा ने कुछ अच्छा किया तो आप लोग ले लो, अगर तेलंगाना वाला कुछ अच्छा कर रहा तो उसको ले लो, हम कौन सा इनकार कर रहे हैं। आपके कर्नाटक वाला अच्छा कर रहा तो उससे ले लो, वो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, क्योंकि हर आदमी के मन की अलग अलग पॉलिसीज के बारे में उपज होती है। सभापति महोदय, कोई व्यक्ति वहां अच्छी चीज निकालता, हमें उससे ले लेना चाहिए, उसमें पार्टी लेवल पे नहीं उसमें जाना चाहिए। केंद्र ने कुछ अच्छा किया उसको करो, कुछ हम अच्छा कर रहे हैं तो केंद्र को स्टेट से चीज ले जानी चाहिए कि उस स्टेट ने अच्छा किया। तो इसलिए मैं सिर्फ इसमें ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो इनकी तनख्वाह की बढ़ोतरी करनी चाहिए, पहले तो पॉलिसी के ऊपर रीथिंकिंग होनी चाहिए कि पॉलिसी हमको चलानी है या नहीं चलानी है। दूसरा, अगर चलानी है तो इसमें तनख्वाह ज्यादा इन लोगों की करनी चाहिए। और तीसरा, इसमें हमें ये करना चाहिए कि इनकी हर महीने तनख्वाह पड़ जाए, और जो एजेंसी जिन्होंने एजेंसी ने ये रखे हैं उनके ऊपर भी कोई मापदंड तय हो कि उन लोगों ने इसके ऊपर कितना पैसा काटना उनका। यानी आपने मेरे को दे दिया, मान लो मैं एजेंसी चलाता हूं, मैंने भी व्यक्ति को दे दिया फैक्ट्री को, उसके बाद मैं 2-3 हजार रुपया किस चीज का काट रहा हूं, तो फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उस पर मेरी क्या लागत लग रही है एजेंसी की। और मैंने तो पहले भी बोला था कि हमारे पास एक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, हम उसके माध्यम से आउटसोर्सिंग क्यों नहीं रखते हैं, उसमें पॉलिसी बनानी चाहिए। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का मतलब क्या हुआ फिर, उसके माध्यम से आप आज की डेट में उद्योग मंत्री जी आपके पास होगा, पहले हमारे मित्र के पास था, मैंने उनके ध्यान में भी 1-2 चीजें लाई थी। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर विस्तार से चर्चा करके आपके हमारे परिवारों के रिश्तेदार भी, आम समाज से आए हुए लोग भी आज 10-10 हजार रुपए में कैसे गुजारा होता, आप हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते उस चीज की। और उसके कारण आप लिस्ट बनाना शुरू करना चाहते हैं, एक एक गांव के अंदर 20-20, 10-10 लड़के लड़कियों की शादियां नहीं हुई, 28-28, 35-35 साल के हो गए लोग। आप लिस्ट बनाना एक बार ऐसे अपनी कंस्टिट्यूंसी की हालत देखना क्या है, क्योंकि हम एक कंज्यूमर स्टेट है, हमारा विश्वास सरकारी नौकरियों के ऊपर है, उसके बाद ही हम शादी की तरफ को थोड़ा ध्यान लगाते हैं। जब बिजनेस थोड़ा बहुत अभी होना शुरू हुआ है, उस बिजनेस की तरफ ध्यान लगाना शुरू करते हैं। तो इसलिए हमें जहां बैठ करके हर आदमी के बारे में सोचना चाहिए, जो वो चाहे कोई भी व्यक्ति है, और इसको राजनीतिक मुद्दा हम लोगों को नहीं बनाना चाहिए। जैसे किशोरी लाल जी थोड़ा सा मुझे लगता है उस साइड में चले गए थे, लेकिन मेरा जो मानना है कि जो राजनीति का मुद्दा नहीं है, बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, हिमाचल प्रदेश के
लाखों नौजवान लड़के लड़कियों के भविष्य का प्रश्न है, इसलिए उसके बारे में कोई विस्तृत पॉलिसी हम लेकर के आए। जी हम मान सकते हैं कि उस सोर्सेज को देख करके हम उतनी तनख्वाह जितनी हम पहले देते हैं नहीं दे सकते, शायद इसलिए जो पॉलिसी आई है किसी दिक्कत में आई होगी पॉलिसी, वरना कोई लीडर क्यों चाहेगा कि 10,000 में किसी को हम लोग रखें। अगर हमारे पास सोर्सेज हैं तो हम लोग 50,000 भी दे देंगे, लेकिन अगर मान लो ना 10 जरूरी है ना उस लेवल पे दे सकते हैं, उसके बीच में से क्या हो सकता है। तो ये बैठे आप लोगों के बीच बहुत से यंगस्टर, हमारे मंत्री भी है, हमारे एमएलए साहब भी है, और अगर आप लोग चाहें तो हम लोग इकट्ठे भी बैठ सकते हैं। हिमाचल का सौभाग्य है कि 2 ही पार्टियां जहाँ ज्यादा उल्टा सीधा गंदमंद नहीं है, जहां पर जैसे बाकी स्टेटों के अंदर है, कोई रीजनल पार्टियां नहीं है, कोई जातिवादी लोग नहीं है, कोई परिवारवादी लोग नहीं है। तो जहां पढ़े लिखे लोग इस कैंपस के अंदर आए हुए हैं, जहां आप अगर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो मुझे लगता है बड़े बड़े ऑफिसर लग सकते थे जो सारे लोग। तो उसका लाभ क्या मिल रहा है। जो पुराने लोग 10वीं पास, बेचारे अपने टाइम में 10वीं भी बड़ी होती थी, 8वीं पास करके गए, वो ही हम करी जा रहे हैं, बदलियों के पीछे लटके हुए हैं, पॉलिसी के ऊपर सोच ही नहीं रहे हैं। तो इन सारी चीजों को मुझे लगता है इधर चाहे बैठे हैं चाहे उधर बैठे हैं, एक परंपरा चलानी चाहिए कि भैया बैठ करके बताओ क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। फिर जो गवर्नमेंट में वो अपनी मुसीबत बता सकता है, यार ये नहीं हो सकता, इतना हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है। तो मुझे लगता है उसके ऊपर माननीय चंद्र कुमार जी और माननीय शैंडल जी जैसे बहुत वरिष्ठ लोग और भी 5-5, 6-6 बार जीते हुए कई लोग हैं, वो अपने अनुभव का लाभ दे सकते हैं। और उसके बाद हमारी युवा शक्ति जो है वो पथ भ्रष्ट ना हो, वो किसी गलत कामों की तरफ ना जाए, उसको क्वालिफिकेशन के हिसाब से बिजनेस के कोई सोर्सेज या नौकरी को कोई सोर्सेज अगर हम लोग देंगे तो मुझे लगता है कि उसमें हमारे जहां बैठने का तभी लाभ होगा। वरना 5-10 दिन बोले, अपने टीएडीए लिए और चले गए, और उसके बाद बीजेपी कांग्रेस करते रहे, चिड़ियों की तरह लड़ते रहे, और लोग फिर हम आप लोगों को क्या सोचते हैं, क्या हमारे बारे में बोलते हैं, क्या अफसरशाही के बारे में बोलते हैं, आप लोग सभा में जानते हैं, आप लोग स्वयं जानते हैं सारी चीजों के बारे में। इसलिए सभापति महोदय, मेरा इतना ही आग्रह है कि इसके बारे में बड़े विस्तार से एक बार अलग से बैठ करके भी चर्चा होनी चाहिए, और अच्छे इशूज को निकाल करके क्या हल बेरोजगारी का हो सकता है। जो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जवानी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मेरा इतना ही आग्रह है कि जो माननीय सुखराम जी विषय लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा विषय है, इसमें राजनीतिक दृष्टि से न सोचते हुए हमें प्रदेश के कल्याण के लिए सोचना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।